हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम, वेरी वेरी वेलकम। बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई हैड अ बिजी स्केड्यूल। बहुत ज़्यादा बिजी, यू कैन से बिजी स्केड्यूल हो गया था। बिजी स्केड्यूल था, ठीक है। इसीलिए बिजी स्केड्यूल से मुक्ति पाकर आज मुझे मौका मिला है, फुर्सत मिला है कि एक वीडियो अपलोड करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, चलिए भाई, मजाक से हटके स्टार्ट करते हैं। तो हम एरर्स वाले पार्ट को डील कर रहे थे, एरर एनालिसिस के कुछ हमने कुछ क्वेश्चंस भी डील किए थे, है ना। एरर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने देखा था कैसे क्या करना है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं तो हमें और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हाट इज़ द percentage error in the measurement of time period of a pendulum if maximum errors in measurement of length, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर सकते हैं, and small g, that is acceleration due to gravity, are 2% and 4% रिस्पेक्टिवली। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम रिलेटिव एरर या फिर जिसको फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है, ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, देखिएगा ज़रूर। ओके, तो इससे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कैसे आया, क्यों आया, ये हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में, जो कि बहुत लास्ट में आएगा। तो उसके लिए आपको वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आपको ये फार्मूला थोड़ा याद रखना है। एक सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला है, ठीक है। कैपिटल टी इक्वल्स टू 2π√L/g, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। कैसे, हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी, इसको मेजर करने में हमें कितना परसेंट का एरर होगा अगर उस लेंथ को मेजर करने में 2% का एरर हुआ हो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करने में 4% का एरर हुआ हो। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड को मेजर करने के बाद हमें उसमें कितना परसेंटेज एरर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था। क्या रूल बताया मैंने? रूल ये बताया था, मैं रिकैप दे देता हूँ फिर से, कि अगर पावर में कुछ भी है, ठीक है, अगर कोई भी क्वांटिटी के पावर में अगर कुछ भी है तो वो पावर सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्यों होता है? ये डिफरेंशिएशन की वजह से होता है। फ़िलहाल उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मतलब वी डोंट नीड द प्रूफ हियर, जब हम प्रूफ करेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो जनरल रूल यही कहता है कि जो पावर में रहेगा वो सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये चाहे डिवाइड में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों के लिए सेम ही रूल है। तो बेसिकली इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। कैसे कि हमें टाइम पीरियड में
परसेंटेज एरर निकालना है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल एरर वाला पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर वाला पार्ट। तो बेसिकली क्या होता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं इसको, 2 पाई रूट स्क्वायर रूट मतलब पावर में कितना होता है, हाफ, तो बेसिकली इट विल बी L टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय G टू द पावर हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। तो बेसिकली हमने वो किया, तो यहाँ से हमने ये लिखा T इक्वल्स टू 2 पाई L टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय G टू द पावर हाफ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं ना, तो रिलेटिव एरर आपने देखा होगा, याद होगा फॉर्मूला आपको, कि रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला चाहे डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं। तो मैं कब लिख के दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा, फिर से देखिएगा। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर इंटू 100%, ओके। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा सपोज x डिवाइडेड बाय x मतलब मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, और डेल्टा x मतलब एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अगर इसको हम फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें t को लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे, देखिएगा, हमें t को लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे, डेल्टा t अपॉन टी इक्वल्स टू, अब ये जो 2 पाई है इसमें कोई एरर नहीं होता है, क्यों बोलो, बिकॉज ये 2 और पाई ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, और कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमने तो पढ़ा था कि स्मॉल g भी एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग होता है, लेकिन ये गलत है, तुमने गलत पढ़ा है, बिकॉज तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा कि g का जो वैल्यू है ये वैरी करता है, कि जब तुम अर्थ के एकदम सेंटर में चले जाओगे तब तुम्हारा g 0 हो जाएगा, या फिर जब तुम अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाते रहोगे, जितना हाइट गेन करते रहोगे, उतना ही g का वैल्यू कम होता रहेगा। मतलब इसका वैल्यू कभी कांस्टेंट था ही नहीं। कांस्टेंट तभी होता है जब पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू सेम रहता है। जैसे कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। नो मैटर व्हाट, तुम किसी भी यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, इसका वैल्यू हमेशा इतना ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू आपका 9.8 वाला वैल्यू ये वेरी करता है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि 2 पाई में कोई आपको एरर नहीं मिलेगा, दिस वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तुम जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये वैल्यू आपको हमेशा 2 पाई ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें इसका कोई पंगा नहीं लेना है। पंगा आपको किसको लेना है, L और G का। तो आपको मैंने बताया था जनरल रूल में कि पावर अगर होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास तो वो पावर उसके सामने आ जाता है, और L को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा L अपॉन L, रिलेटिव एरर लिख देंगे इसका। तो बेसिकली हाफ आएगा सामने इनटू डेल्टा स्मॉल l अपॉन L, प्लस होता है हमेशा, बिकॉज हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव एरर, और एरर्स हमेशा एडेड होते हैं, एरर्स को हमेशा ऐड किया जाता है जिससे कि हमें मैक्सिमम एरर मिल जाए, कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर हमारा हो सकता है, इसीलिए हम हमेशा प्लस करते हैं, माइनस कभी भी नहीं करते, ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। फिर देखो G है, अभी देखो डिवाइड में है या इनटू में है फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रूल लगेगा, पावर क्या आएगा, सामने आएगा, और G का डेल्टा G अपॉन G हो जाएगा, तो इट विल बी हाफ अपॉन डेल्टा G अपॉन G। अब भाई साहब ये जो हमने डेल्टा G अपॉन G डेल्टा L अपॉन L ये लिखा है, इसके वैल्यूज तो हमें नहीं पता है ना, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के मेजरमेंट में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो सकता है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको, इस रिलेटिव एरर को, ये क्या है, इट इज़ रिलेटिव
एरर, इसको हमें 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम काम करते हैं, चालाकी करते हैं, हम बोथ साइड में 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें डायरेक्टली परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड मिल जाएगा। और ये क्या है? डेल्टा एल बाई एल, इट इज़ नथिंग बट रिलेटिव एरर इन लेंथ। जब मैं इसके साथ 100% को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर इन लेंथ। और ये परसेंटेज एरर इन लेंथ क्वेश्चन में गिवन था 2%। बस सिमिलरली जब मैं रिलेटिव एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 4% गिवन है। तो बेसिकली हम अभी चालाकी करेंगे, तो चालाकी करते हैं, देखो ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर अभी चालाकी करने वाले हैं। तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% इक्वल्स टू हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। इसको करने का ये कारण है बिकॉज क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर्स गिवन थे, ना कि रिलेटिव एरर, इसीलिए हमने परसेंटेज एरर में क्वेश्चन को चेंज किया, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज किया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या लिखूँगा? परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, सिंपल। परसेंटेज एरर इन टी मतलब टाइम पीरियड इक्वल्स टू हाफ इंटू, क्वेश्चन में गिवन है, मैं लिख देता हूँ गिवन वाला पार्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन है कि परसेंटेज एरर इन लेंथ इज़ 2%, ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी बात, परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी गिवन है क्वेश्चन में 4%, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके क्वेश्चंस में मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसको यहाँ पर साइड में लिख दिया। अब ये जो पार्ट है ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट परसेंटेज एरर इन लेंथ, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2%। तो मैं बस इसके जगह पर 2% बिठा दूंगा, सिंपल। तो इनटू, सॉरी इंक चेंज करना पड़ेगा, इनटू 2 प्लस हाफ इंटू, ये क्या है? ये वाला पार्ट है आपका परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी, जो क्वेश्चन में गिवन है 4%, बस बिठा दो, ठीक है, इतना परसेंटेज। तो बेसिकली कैंसिल होकर 1 + 2 इट विल बी 3% हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 3%, एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ आया? इजी है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डील करना था, ठीक है। तो देखो, वन गो में क्वेश्चंस सॉल्व होंगे ऐसा हमेशा नहीं होता, बिकॉज क्लास 11th इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10th। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा तो बाकी के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ये एक्सपेक्ट मत करना। क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अधूरे रह जाएंगे, बनेंगे नहीं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चंस नहीं बन रहे यार, क्या करूँ भाई, गिव अप कर देते हैं, नहीं करना मुझे प्रिपरेशन, ठीक है, चिल कर लेता हूँ थोड़ा सा, बाद में कर लूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूँ। तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन हमने किया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतना मतलब यू कैन से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन the period of oscillation of a simple pendulum मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, ठीक है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं जेईई मेन एंड जेईई एडवांस में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बस थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना है। क्या पेशेंस रखना है? समझने की पेशेंस, है ना। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की, तो आपको भी कोशिश करना है कि समझना है भाई आपको, है ना। चलिए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। ये हमने बताया था अभी, फॉर्मूला याद रखने को, थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये चैप्टर में पढ़ेंगे, सेपरेट चैप्टर है, ठीक है ना। अभी के लिए इसको बस याद रखो क्या होता है, क्यों होता है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। लेंथ इज़ अबाउट 100 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ मेजर किया तो वो 100 सेंटीमीटर के अराउंड है। इज़ नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मापा गया है उसका एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर। एक्यूरेसी मतलब क्या कि याद रखना, क्वेश्चन में अगर कभी भी एक्यूरेसी लिखा आए तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है आपका 1 मिलीमीटर, दैट इज़ नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर। सपोज स्केल का, ठीक है, स्केल की मदद से लेंथ मापा गया होगा, ठीक है। पेंडुलम का जो लेंथ होता है स्ट्रिंग का, उसको मापा गया होगा, जो भी है, ठीक है ना। तो जो स्केल से मापा गया था उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है या फिर एक्यूरेसी है, जो भी बोलो, 1 मिलीमीटर का है, या फिर कह सकते हो सेंटीमीटर्स में 0.1 सेंटीमीटर। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट, ठीक है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स में एक टर्म आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब जैसा नाम वैसा काम, मतलब सबसे कम कितना वैल्यू को ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिस वैल्यू को ये इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें, सपोज स्केल, रूलर, स्केल, जो भी बोलो, ठीक है। ये जो स्केल है जिससे इसको मेजर किया गया था लेंथ को, ये सबसे छोटा वैल्यू जिसको मेजर कर पाता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब इस केस में कितना आया है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो स्केल है ये सबसे छोटा वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर का माप सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट। इससे स्मॉलेस्ट ये नहीं माप सकता। इट इज़ अनेबल टू मेजर द वैल्यू लेस देन 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। अब लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब आपको समझ में आ गया है, सबसे छोटा वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाता है, इससे छोटा वो मेजर नहीं कर पाता। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था कि 1 मिलीमीटर का एक्यूरेसी है, तो लीस्ट काउंट इसका 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर है। ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा एक्यूरेसी वाला पार्ट आए तो इट्स नथिंग बट लीस्ट काउंट की बात कर रहा है ये। अच्छा, अब द फैक्ट इज़, ये बात आपको अभी समझना है जो मैं आपको बताऊंगा, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, इन दिस केस इट इज़ अ स्केल, ठीक है। तो स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बात याद रखना है और ये समझना भी है कि जब भी आप इस स्केल से कोई भी चीज़ मेजर करोगे तो जो एरर होगा, जो आपका एरर होगा वो आपका लीस्ट काउंट के बराबर होगा, डेट इज़ 0.1 सेंटीमीटर का होगा। नाउ यू विल आस्क मी वाई, क्यों भाई लीस्ट काउंट ही क्यों एरर होगा? ज़रा सोचो, तुमने एक स्केल लिया, ठीक है, तुमने एक स्केल लिया, तुमने किसी एक पेंसिल को मेजर किया। सपोज ये पेंसिल ऐसा था, सपोज दिस इज़ द पेंसिल। तो ये 1, सपोज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा करके था। तो जब तुमने पेंसिल को मेजर किया तो तुमने देखा कि ये आ रहा था, सपोज ये 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, सपोज ये 5 वाला कांटा है, ठीक है। तो देखो ये जो पेंसिल है ये तुमने मेजर किया, सपोज ये आया 4.5 समथिंग, ठीक है, 4.5 ही आया, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ
द थिंग इज़ दैट कि जो पेंसिल का जो लेंथ है ये आपका एग्जैक्टली 4.5 सेंटीमीटर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि आपके इन जो आपका स्केल है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है। क्या फॉल्ट हो सकता है कि इसका जो रीडिंग था ये थोड़ा सा अलाइंड नहीं था। हो सकता है जो ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होने को था ये ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से आपका रीडिंग 4.5 सेंटीमीटर दिखा तो रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसका रीडिंग 4.3 हो सकता है, 4.4 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो आपका रीडिंग आपको देगा, ये स्केल, ये जो रीडिंग है ये आपका एग्जैक्टली परफेक्ट वैल्यू होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई तो फिर गलती कितनी होगी कि मुझे तो 4.5 सेंटीमीटर मिला, तो इसमें गलती कितना होगा? तो मैंने आपको बताया इसका गलती हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर। हाउ? बिकॉज आपको मैंने बताया अभी कि ये 4.5 सेंटीमीटर हो सकता है, 4.4 सेंटीमीटर हो सकता है, 4.7 सेंटीमीटर हो सकता है, 4.3 सेंटीमीटर हो सकता है, 4.4 सेंटीमीटर हो सकता है। ज़रा बताओ इसमें कितने का डिफरेंस है? 4.4 से 4.5 का डिफरेंस 0.1, इससे इसका डिफरेंस 0.2, इससे इसका डिफरेंस 0.3। तो मुझे बताओ इनमें से सबसे लीस्ट एरर कौन सा हो सकता है? 0.1 सेंटीमीटर सबसे लीस्ट हो सकता है। ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे लीस्ट जो एरर आपका हो सकता है वो आपका 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना? अब तुम बोले सो भाई नहीं 0.09 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अरे भाई तुम ज़रा सोचो, तुम्हारा स्केल सबसे छोटा ही माप सकता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। और तुम कह रहे हो कि भाई स्केल जो है वो 0.09 सेंटीमीटर का एरर दे देगा। इट इज़ नॉनसेंस। क्यों? बिकॉज तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है स्केल का, वो मेजर करने का कैपेबिलिटी है सबसे कम, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर है इसका कैपेबिलिटी। इससे छोटा वो मेजर कर नहीं सकता। तो ज़रा सोचो, अगर कोई स्केल इससे छोटा मेजर कर ही नहीं सकता तो इससे छोटा एरर कैसे दे सकता है? सोच के देखो। जब तुम सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि सपोज एक बॉलर है। अब वो बॉलर जो है उसका जो बॉलिंग रेंज है, स्पीड है, वो सपोज मान लेते हैं 130 किलोमीटर पर आवर से 140 किलोमीटर पर आवर के बीच में उसका रहता है। ठीक है, एकदम फिक्स्ड है उसका, या तो 130 या फिर 140 के बीच में, 131, 130.5, 131 जो भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बॉलर जो है ये आपको 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बॉल डाल के दिखाएगा, तो क्या ये आप मानोगे? तो बोलेगा भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये बंदा तो हमेशा कॉन्सिस्टेंटली 130 किलोमीटर पर आवर टू 140 किलोमीटर पर आवर के बॉल को फेंकता है, तो अब 100 किलोमीटर कैसे हो सकता है? तो जस्ट लाइक दैट सिमिलर सा एग्जांपल आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि जब एक इंस्ट्रूमेंट आपका सबसे लीस्ट वो 0.1 सेंटीमीटर माप सकता है, तो इससे छोटा वैल्यू वो कभी भी आपका एरर नहीं दे सकता। तो इसीलिए सबसे लीस्ट एरर जो हो सकता है वो आपका 0.1 सेंटीमीटर का ही दे सकता है वो। ठीक है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो अगर क्वेश्चन में एक्यूरेसी की बात की जा रही है तो हमेशा याद रखना एक्यूरेसी का मतलब होता है लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट का ये मतलब होता है कि सबसे कम जो गलती है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, और उसका एरर जो है वो भी आपका लीस्ट काउंट ही होता है। लीस्ट काउंट का ही एरर वो कर सकता है कम से कम। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझा सकता था लेकिन मेरे पास बेसिकली इतना अच्छा ग्राफिक्स नहीं था मेरे पास, तो मैं इसको और अच्छे से समझा नहीं पाया। लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक वॉच है, ठीक है, स्टॉप वॉच। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव ए स्टॉप वॉच लाइक दिस। तो स्टॉप वॉच जो है इसका रेजोल्यूशन है 1 सेकेंड एज सेड इन हियर, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। इट मीन्स रेजोल्यूशन मीन्स
द लीस्ट वैल्यू दिस वॉच कैन measure is 1 second. You can also think that it is also the same as least count. ठीक है, तुम इसको लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो. इस घड़ी का लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड्स. मीन्स इस घड़ी में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो ये नाप सकता है वो है 1 सेकेंड. मतलब इस घड़ी में कभी भी आपको 4.3 सेकेंड का टाइम नहीं मिलेगा. या तो आपको ये 4 सेकेंड बताएगा या फिर ये आपको 5 सेकेंड बताएगा. 4 और 5 के बीच में जो वैल्यूज़ है वो ये बता नहीं पाएगा, बिकॉज ये इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजरमेंट का. जबकि अगर तुम मान लेते कोई घड़ी है जिसका 0.1 सेकेंड का रेजोल्यूशन है, इसका मतलब ये आपको 1.0 से लेकर 2.0 सेकेंड्स के बीच में 1.1 सेकेंड का आंसर भी दे सकता है, 1.2 सेकेंड का आंसर भी दे सकता है, 1.3 सेकेंड का भी दे सकता है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट. जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 सेकेंड का ही दे सकता है, या फिर डिफरेंस 1 सेकेंड का ही हो सकता है. सपोज 4 सेकेंड दे सकता है, फिर 5 सेकेंड देगा. इसके बीच में कोई वैल्यू ये आपका आंसर नहीं देगा, मतलब वैल्यू नहीं देगा आपको. लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में था कि 1 मिलीमीटर का एक्यूरेसी, इसका मतलब जो स्केल है ये आपका 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट देगा. मतलब 4 सेंटीमीटर दे सकता है, 4.1 दे सकता है, 4.2 दे सकता है, 4.3. लेकिन ये कभी भी आपको 4.11 सेंटीमीटर नहीं बता सकता. ठीक है, 4.111 सेंटीमीटर नहीं बता सकता. तो इसका लीस्ट वैल्यू जो है ये आपको सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर के इंटरवल में ही बता सकता है. तो जस्ट लाइक दैट मैं वही कहना चाहता था. तो जब लीस्ट काउंट आपका 1 सेकेंड का है तो आपका एरर भी कितना सेकेंड का हो सकता है? 1 सेकेंड का. कैसे? सपोज तुमने मेजर किया, सपोज तुमने घड़ी को मेजर किया और टाइम आ रहा था 4.5 सेकेंड्स, लेकिन यू कैन नॉट से 4.5 सेकेंड्स. तुम्हें क्या कहना होगा? या तो तुम्हें इसको 4 सेकेंड्स कहना होगा या फिर तुम्हें इसको 5 सेकेंड्स कहना होगा. इसका मतलब तुम जो एरर कर रहे हो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 सेकेंड का डिफरेंस है. मतलब बहुत ज़्यादा एरर है, 50% एरर यू कैन से. सो बेसिकली लीस्ट काउंट इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ एरर यू कैन मेक. ये बात आपको ध्यान रखना है. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने स्केल में थोड़ा मेजरमेंट किया. 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी वाला स्केल है, मतलब लीस्ट काउंट इज़ 0.1 सेंटीमीटर का. अब मैं मेजर कर सकता हूँ तो 4.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता हूँ, 4.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकता हूँ. ठीक है, लेकिन अगर स्केल में देखा कि 4.135 आ रहा है इतना सेंटीमीटर, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? या तो मैं इसको 4.1 सेंटीमीटर लिख पाऊँगा या तो मैं इसको 4.2 सेंटीमीटर लिख पाऊँगा. ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस कितना हो रहा है? इससे इसका डिफरेंस हो रहा है आपका 0.1 सेंटीमीटर का. मतलब लीस्ट काउंट का ही आपका एरर होता है. ठीक है, तो बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था. तो 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी का मतलब होगा लीस्ट काउंट 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन का मतलब है जो घड़ी का लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है. सबसे छोटा वैल्यू ये 1 सेकेंड का नाप सकता है. नाउ वी हैव टू डील विद द क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको हमें डील करना है. देखो, तो हमें ये पता चल चुका है कि लेंथ कितना है. लेंथ है आपका 100 सेंटीमीटर मेजर किया है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है. ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ एरर है. एरर कितना है बताया था, लीस्ट काउंट के बराबर एरर होगा, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर. तो बेसिकली गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं. गिवन ये है कि आपका जो लेंथ है वो गिवन है 100 सेंटीमीटर, और एब्सोल्यूट एरर दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एल, वो कितना हो सकता है? सबसे कम 0.1 सेंटीमीटर. दैट इज़ लीस्ट काउंट के बराबर आपका एरर हो सकता है. इसके बाद आपका घड़ी, ठीक है, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ अबाउट 2 सेकेंड्स टाइम. ओके, द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन. तो एक और बात आपको लिखना पड़ेगा, डेल्टा टी आपका 1 सेकेंड्स है. डेल्टा टी मतलब क्या? टाइम पीरियड में कितना एरर हो सकता है. तो टाइम पीरियड के मेजरमेंट में सबसे कम गलती आपका हो सकता है, सबसे मिनिमम गलती आपका हो सकता है 1 सेकेंड का. ठीक है, सॉरी मिनिमम बोल रहा हूँ, सबसे मैक्सिमम गलती आपका 1 सेकेंड का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं.
1 सेकेंड्स का ही आपका गलती हो सकता है वाइल टेकिंग एनी मेजरमेंट, सॉरी, वाइल टेकिंग एनी वैल्यू इन स्टॉप वॉच और रिस्ट वॉच, जो भी बोलो यहाँ पर। लेकिन अब बात आता है इस क्वेश्चन को समझने का कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ अबाउट 2 सेकेंड्स। जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो 2 सेकेंड्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड द टाइम ऑफ 50 ऑसिलेशंस was measured by a wristwatch of 50 seconds। मतलब 50 ऑसिलेशंस करवाने के बाद जो टाइम मिला, टाइम पीरियड था, अच्छा रुको, द टाइम ऑफ 50 ऑसिलेशंस was measured by a wristwatch of 1 second resolution। तो 50 ऑसिलेशंस करवाए गए, ठीक है, तब जाके आपका 1 सेकेंड का आपका गलती पाया गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न कि 50 ऑसिलेशंस ही क्यों करवाए गए, इसके पीछे भी एक कारण है, इसको मैं आपको डिटेली समझाता हूँ अभी। देखिए, जब सपोज तुमने पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया, तो तुमने एक ऑसिलेशन किया, फिर तुमने रिस्ट वॉच को स्टॉप किया। तो ये याद रखना कि हो सकता है तुमसे गलती से जो स्टॉप वॉच है या फिर रिस्ट वॉच है, ठीक है, वो 1.2 सेकेंड में, ठीक है, ये था, तो तुमने इसको क्लिक कर दिया 1.2 सेकेंड्स में, जबकि तुमको इसको 1 सेकेंड में तुमको क्लिक करना था उसमें, ठीक है, बटन में, लेकिन तुमने 1.2 सेकेंड जब हुआ तब तुमने क्लिक किया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एरर हो गया, बिकॉज तुम 1.2 सेकेंड तो लिख नहीं सकते, तुमको या तो इसको 1 सेकेंड लिखना होगा या फिर 2 सेकेंड लिखना होगा, जो तुमने 1 सेकेंड लिखा। तो एक ऑसिलेशन करने के वक्त तुम्हारा 1 सेकेंड का एरर हो सकता है, दैट इज़ वेरी ह्यूज एरर, ठीक है। तो इसी एरर को बीट करने के लिए, ठीक है, हो सकता है कभी कभी तुमने सपोज 1 ऑसिलेशन लिया, तो लेटर टाइम जब ये ऑसिलेशन कंप्लीट होने वाला था तो तुमने स्टॉप वॉच में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सपोज एरर हो गया 1 सेकेंड का, ठीक है। फिर तुमने दूसरा ऑसिलेशन लिया, फिर से तुमने क्लिक किया, तो जल्दबाजी में 1 सेकेंड की जगह पर 1.5 सेकेंड था, तुमने क्लिक किया तो एरर हो गया फिर से। फिर 1.7 सेकेंड में सपोज तुमने क्लिक किया, फिर 1.1 में सपोज 1.2, ऐसे करके तुम्हारा गलती होता रहा। तो इसी गलती को मिनिमाइज़ करने के लिए एक टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है कि यू हैव टू टेक, यू कैन से, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, यू हैव टू टेक मैनी ऑसिलेशंस, ठीक है, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशंस आपको लेने हैं, फिर आपको क्या करना है, वॉच को स्टॉप करना है, ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के लिए, समझे। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 ऑसिलेशन के वजह से 1 ऑसिलेशन करने में तुमको कितना एरर हो सकता है, कितने सेकंड्स का एरर हो सकता है, 1 सेकंड का। कैसे हो सकता है, पेंडुलम घूम रहा था, तो पेंडुलम ऐसा है, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे जब इस पॉइंट पे आया, तो तुम सपोज लेट हो गए क्लिक करने में स्टॉप वॉच को, तो थोड़ा एरर हो गया कुछ सेकंड्स का, मिली सेकंड्स का, ठीक है। फिर हो सकता है इस बार तूने बोला नहीं भाई, इस बार मैं F1 ड्राइवर बन जाऊंगा, अपना रिफ्लेक्स फास्ट कर लूँगा, तो तुमने क्या किया कि ये घूमने से, यहाँ से आने से पहले 1 सेकंड होने से पहले 0.9 सेकंड में तुमने क्लिक कर दिया, फिर से एरर हो गया। तो मैक्सिमम एरर आपका हो सकता है 1 सेकेंड्स का, ठीक है, मैक्सिमम आपका 1 सेकेंड का हो सकता है, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में वैसे भी समझ में आ जाएगा ना। अब इसी एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको टीचर बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशंस लो। जैसे हमने क्या किया था, हमने रिलेटिव एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लिया था, एक से ज़्यादा रीडिंग लिया था, 5, 6, 7, जिससे क्या हो गया, जो एरर था वो कम हो गया। उसी तरह ऑसिलेशंस भी हम ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर 50 ऑसिलेशंस लिए गए हैं, 50 ऑसिलेशंस वाज टेकन, ठीक है। तो मुझे बताओ
मान लेते हैं कि मैंने एक ऑसिलेशन लिया तो उसमें 1 सेकेंड्स का गलती हुआ, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने 50 ऑसिलेशंस होने दिए, ठीक है, मैंने 50 ऑसिलेशंस होने दिए, पेंडुलम घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, मैंने वॉच को क्लिक नहीं किया, ठीक है, मैं 50 ऑसिलेशंस करने दिया मैंने, ठीक है, सपोज 1 सेकेंड बीता, 2 सेकेंड बीता, फिर 3 सेकेंड बीता, फिर 4 सेकेंड बीत गया, तो बीतते बीतते कुछ सेकेंड्स लगे होंगे, ठीक है, अच्छा जो भी हो, तो 50 ऑसिलेशंस मैंने होने दिया, इससे क्या हुआ, इससे जो एरर था वो मिनिमाइज़ हो गया। क्या कि मैंने 50 ऑसिलेशंस होने के बाद जाकर मैंने वॉच को क्लिक किया, स्टॉप किया, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, 1 सेकेंड का। कैसे? बिकॉज तुमने 50 ऑसिलेशंस होने दिए, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, पेंडुलम इधर उधर होता रहा, और लास्ट में एंड में जाकर तुमने क्या किया, एंड में जाकर तुमने सपोज़ वॉच को स्टॉप कर दिया। सपोज़ 50 ऑसिलेशन को होने में सपोज़ 25 सेकंड लगे, ठीक है, तो अब तुम यहाँ से यूनिटरी मेथड से एक ऑसिलेशन में कितने सेकंड्स लगेंगे वो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशंस लेने से क्या होगा, हमारा जो एरर था वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो सपोज़ मान लेते हैं कि 50 ऑसिलेशंस लेने के बाद मेरा 1 सेकेंड का एरर हुआ, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन में कितना का एरर होगा, 1/50, इतना सेकेंड का मतलब 0.002 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एरर्स को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.02 ओवर, ठीक है, ज़्यादा ज़ीरो दे दिया, सॉरी। तो बेसिकली एरर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशंस लेते हैं और फिर जाके हम अपना जो वॉच है उसको हम बंद करते हैं। वरना अगर हम एक ऑसिलेशंस लेंगे तो उसमें मैक्सिमम एरर आपका हो जाएगा 1 सेकेंड का, जो कि बहुत बड़ा एरर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने पेंडुलम को 50 ऑसिलेशंस कवर करने का मौका देंगे। मौका देने के बाद 50 ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद हम अपना घड़ी को क्लिक करेंगे और घड़ी को बंद करेंगे, ठीक है। तो 50 ऑसिलेशंस करने के बाद जाकर हमने घड़ी को बंद किया, तो अभी कितने एरर हो सकते हैं, मैक्सिमम एरर आपका 1 सेकेंड का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि एक ऑसिलेशन में कितना एरर हो सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ से वन ऑसिलेशन में क्या हो जाए, यूनिटरी मेथड 1/50, 0.02 सेकेंड्स का एरर हो सकता है। तो देखो पहले एक ऑसिलेशन में 1 सेकेंड का एरर हो रहा था, अब एक ऑसिलेशन में 0.02 सेकेंड्स का एरर हो रहा है, मतलब बहुत कम हो गया, एरर मिनिमाइज़ हो गया। तो इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशंस लेते हैं, ये आपका टेक्निक होता है एरर्स को कम करने का। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा टी जो है 1 सेकेंड्स लिया है। अब समझ में आया क्यों मैंने डेल्टा टी यहाँ पर लिया है, कि जो टाइम पीरियड में सबसे एरर हो सकता है वो लीस्ट आपका 1 सेकेंड का ही हो सकता है, मैक्सिमम, सॉरी लीस्ट नहीं, मैक्सिमम आपका 1 सेकेंड का ही हो सकता है। क्यों? बिकॉज मैंने 50 ऑसिलेशंस लिए हैं, 50 ऑसिलेशंस लिए हैं, ठीक है, 50 ऑसिलेशंस मैंने क्या किया है, लिया है। इसके वजह से जो आपका टाइम पीरियड में मैंने जितने भी ऑसिलेशंस लिए हैं उसके टाइम पीरियड में कितना सेकंड का हो सकता है, मैक्सिमम 1 सेकंड का एरर हो सकता है। मैंने 50 ऑसिलेशंस लिए तो 50 ऑसिलेशन में 1 सेकंड का मैक्सिमम एरर आपका हो सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ टी कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड है कि देखो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ अबाउट 2 सेकेंड्स, मतलब एक ऑसिलेशन को होने में भाई 2 सेकेंड लगे। तो मुझे बताओ 50 ऑसिलेशन हमने लिया तो कितने सेकंड्स लगेंगे, 100 सेकंड्स, बस 50 × 2 100 सेकंड्स। क्या ये बात समझ आया? ये तो बहुत इजी है भाई, ये तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक यूनिटरी मेथड है। तो यूनिटरी मेथड से हमने क्या लिखा कि टाइम पीरियड जो है एक ऑसिलेशन का वो क्वेश्चन में गिवन था 2 सेकेंड, लेकिन भाई साहब हमने तो 50 ऑसिलेशंस करवाए, तो 50 ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 50 × 2 100 सेकंड्स, ठीक है। अब भाई साहब हमें तो भाई इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, स्मॉल जी, ठीक है। इसको करने का टेक्निक ये होता है, ठीक है, इसमें गलती भी करते हैं लोग, वो गलती मैं आपको बताता हूँ क्या। देखो
पहले मैं आपको आप खुद के मेथड से करके दिखाता हूँ, मतलब करेक्ट मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि गलती क्या होता है लोगों से। देखिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड में होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड में हमने होल स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, एल अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जी को सेपरेट आउट करके इस तरफ लेके आएंगे, तो जी इक्वल्स टू 4 पाई होल स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। ये करने का ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे सेफ मेथड है, और सबसे इजी मेथड है, और सबसे करेक्ट मेथड है, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में आपको पता चलेगा जब मैं आपको बताऊँगा कि गलती क्या करते हैं लोग यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, अपना रिलेटिव एरर वाला फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। जनरल फार्मूला यूज़ करो, पावर में होगा तो क्या होगा, तो रिलेटिव एरर लिखो। जी का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, जी का रिलेटिव एरर हो जाएगा आपका डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, इसमें कभी गलती हो नहीं सकता बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है, इनको छोड़ो। इसके बाद लेंथ, इसका रिलेटिव एरर होता है डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस होता है हमेशा एरर्स, माइनस नहीं होगा कभी भी, माइनस कभी भी नहीं होगा। फिर देखो पावर में 2 है, 2 सामने आएगा, और टी का रिलेटिव एरर, तो 2 इंटू डेल्टा कैपिटल टी अपॉन टी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन आपके गिवन है, तो इनको अभी हमें क्या करना है, इसमें बिठाना है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमें अभी यहाँ पर क्या करना है, बिठाना है, और बस सिंपली हमें परसेंटेज जो है वो निकाल लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डेल्टा एल कितना है, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एल कितना था, अच्छा कैपिटल एल है ना ये, सॉरी कैपिटल एल है तो कैपिटल एल ही लिखता हूँ ना, कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर और एल है 100 सेंटीमीटर, यूनिट सेम रखना, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में 1 mm था, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, समझने के लिए लिख दिया मैंने 1 mm। खैर, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना था 1 सेकेंड, डेल्टा टी 1 सेकेंड अपॉन टी है 100, ओके, ऑल राइट। चलो, तो बेसिकली 0.1 अपॉन 100 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई 2/100, एलसीएम ले लो तो 2.1 अपॉन 100, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट डेल्टा जी अपॉन जी, लेकिन हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड में 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इट विल बी डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल्स टू 2.1 अपॉन 100 इंटू 100%, कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल जी इक्वल टू 100 कैंसिल, 2.1% इज़ द आंसर। तो जब हमारा लेंथ 100 सेंटीमीटर है पेंडुलम का, स्ट्रिंग का, और एरर इसमें 0.1 सेंटीमीटर का है, और टाइम पीरियड 100 सेकंड का है, और इसमें एरर 1 सेकंड का है, देन जब हमारा जी निकालेंगे हम, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें कितना परसेंट का एरर होगा, उसमें 2.1% का एरर रहेगा। बस यही था आपका क्वेश्चन, ओके। नाउ व्हाट इज़ द रॉन्ग मेथड या फिर रॉन्ग स्टेप जो लोग करते हैं, वो ये करते हैं, वो फार्मूला लिखते हैं, सेम फार्मूला लिखते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली वो होल स्क्वायर नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने का चांस है, देखो कैसे। तो इसमें वो लोग रिलेटिव एरर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको t इक्वल्स टू 2 पाई l का पावर हाफ अपॉन g का पावर हाफ, फिर इसका रिलेटिव एरर लिखते हैं डेल्टा t अपॉन टी इक्वल्स टू, इसका तो कोई, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, हाफ सामने फिर डेल्टा l अपॉन l, ठीक है, प्लस हाफ सामने फिर डेल्टा g अपॉन g, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो इसको इस तरफ लेके जाते हैं जिससे कि वो ये वाला वैल्यू निकाल पाएँ, बिकॉज उनको चाहिए रिलेटिव एरर इन जी, जिससे कि वो परसेंटेज एरर निकाल पाएंगे। तो जब वो इस तरफ लेके जाएंगे तभी वो गलती करते हैं, क्या कि डेल्टा टी अपॉन टी माइनस हाफ डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू हाफ डेल्टा जी अपॉन जी। यहीं पर वो लोग क्या कर देते हैं, गलती। क्यों? बिकॉज एज आई सेड कि ये बचपन का ही रूल है, हम बचपन से ऐसा करते आए कि इस तरफ जाएगा तो माइनस, इस तरफ जाएगा तो प्लस, ठीक है ना। तो हमें ये बात याद रखना है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड नो मैटर व्हाट, साइड चेंज होने के बाद भी यहाँ पर प्लस साइन ही रहेगा इंस्टेड ऑफ माइनस साइन, ठीक है। तो यही पर लोग गलती करते हैं कि वो इसको माइनस कर देते हैं, बिकॉज उनको बचपन से करते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इस तरह जाने से माइनस, तो इनका गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन उनमें कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि एरर्स कभी भी माइनस नहीं होते, हमेशा प्लस होते हैं। तो इसीलिए ये वाला मेथड आपका सेफ़ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जल्दबाजी में भाई आप इसको माइनस ही कर दोगे, है ना, और फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए द बेस्ट मेथड इज़ टू सेपरेट आउट द क्वांटिटी विच यू वांट टू फाइंड दी परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर। तो मैंने इसको सेपरेट आउट किया कैसे, स्क्वायर रूट था, होल स्क्वायर किया, करने के बाद जी को अलग से निकाला, फिर रिलेटिव एरर निकाला, फिर देखो परफेक्ट आंसर आ गया। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना था। ओके, ठीक है भाई। तो एक और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली दी पैरेलल कनेक्शन वाला जो कैलकुलेशन है, ये जेईई मेन एंड जेईई एडवांस में बार बार पूछा गया है, बिकॉज वो चेक करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। तो मैं मेक श्योर करना है कि आप लोगों को भी ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे, है ना। फ़िलहाल सीरीज़ कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बल्कि आपको दिक्कत होगा इसमें पैरेलल कनेक्शन में क्या करना है। आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले सीरीज़ का निपटाते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखिएगा पहले, गिवन के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। गिवन में रेजिस्टेंस 1 R1 गिवन है कुछ ऐसा, और R2 गिवन है इतना ओम, ठीक है। अब सीरीज़ का फॉर्मूला याद है क्या? क्लास 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, है ना, बहुत बार। आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2, बस प्लस ही करना है, सिंपल। तो चलिए इसको प्लस करते हैं। नंबर 1, सीरीज़ कनेक्शन में क्या करना होता है ये आपको पता है। सीरीज़ में हमें रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है R1 प्लस R2, तो इट विल बी 5.0 प्लस माइनस 0.2 प्लस 10.0 प्लस माइनस 0.1। तो एडिशन का रूल क्या कहता है? एडिशन का रूल कहता है कि मीन वैल्यूज़ को, ये जो है ये आपके मीन या फिर एवरेज वैल्यूज़ हैं, इनको आपको अलग से क्या करना है, प्लस करना है, और एरर्स को अलग से प्लस करना है, ठीक है। तो बेसिकली 5.0 प्लस 10.0 इट विल बी 15.0 प्लस माइनस एरर्स को अलग से प्लस करो, 0.2 प्लस 0.1 0.3, इतना ओहम, है ना, ओहम शांति, चलो ओम, ठीक है। तो इतना है आपका सीरीज़ कनेक्शन का, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। लेकिन मेन मुद्दा है आपका पैरेलल कनेक्शन में, इसमें बहुत लोगों की हालत टाइट हो जाती है कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पैरेलल कनेक्शन में थोड़ा सा अलग सा आपको
अप्रोच लाना है, एक फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला भाई? बिकॉज बिना फार्मूले के आप इसको नहीं कर पाओगे, इतना दिमाग आपके पास अभी ये नहीं है करने के लिए, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन की मदद से आता है ये, ठीक है, डिफरेंशिएशन की मदद से ये फार्मूला बनता है। तो फार्मूला क्या है बताइए भाई? फार्मूला है डेल्टा आर पी अपॉन आर पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाय डेल्टा आर टू का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है जो आप यूज़ करेंगे पैरेलल कनेक्शन में आंसर को निकालने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला को याद रखो, कैसे आया, क्यों आया, डिफरेंशिएशन में ये डिफरेंशिएशन की मदद से आता है। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब मैं बताऊंगा, अभी के लिए फॉर्मूला देखो और याद रखना। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन से हम बेसिकली डेल्टा आर वन का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, भाई इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालने क्या वाले हैं, मुझे बता। पैरेलल कनेक्शन का जो आंसर आएगा वो भी कुछ इस फॉर्म में आएगा जैसे सीरीज़ कनेक्शन का आया था, जिसमें ये वाला आपका एक मीन वैल्यू होगा और ये आपका एक एरर होगा। तो उसी एरर को निकालने के लिए हम इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें से हम डेल्टा आर पी निकालेंगे, मीन्स पैरेलल कनेक्शन में कितना एरर हुआ वो निकालेंगे। क्योंकि आर पी निकालना तो हमें आता है, ये जो आर पी है तो हमें निकालना आता है। आर पी कैसे निकालते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 के फार्मूला से। ठीक है, तो 1/RP हो जाएगा, ठीक है ना। खैर, अब हम निकालते हैं, चलो देखो, पहले आर पी निकाल लेते हैं। आर पी इक्वल्स टू, मैंने बताया था शॉर्टकट ट्रिक, जब दो रेजिस्टेंस होंगे तो क्या करना होता है, टेक्निक है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, है कि नहीं, याद है कि नहीं? हाँ, R1 कितना है? R1 आपका सिर्फ और सिर्फ एवरेज वाला वैल्यू है, फिर मीन वैल्यू है जो कि है 5, और R2 सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, डेल्टा R1 ये है, डेल्टा R2 ये है। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, R1 है 5, R2 है 10 डिवाइडेड बाय R1 5 प्लस 10, तो बेसिकली 50 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज़ 10/3। 10/3 आएगा आपका आर पी। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले में आपको सारे वैल्यूज़ बिठाकर डेल्टा आर पी निकालने हैं। चलिए बताता हूँ कैसे करना है इसको, यूजिंग आवर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, डेल्टा आर पी निकाल लीजिए। आर पी का स्क्वायर मतलब 10/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा आर वन कितना है, डेल्टा आर वन मीन्स आर वन में कितना एरर है जो कि है 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाय आर वन मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 डायरेक्टली देता हूँ, प्लस डेल्टा आर टू में कितना गलती हुआ भाई, एरर कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय R2 कितना है 10 का स्क्वायर 25, सॉरी 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, इसके बाद इम्प्लाइज डेल्टा आर पी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर किया। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 100, यहाँ से 24, इसमें 0.8 प्लस ये 0.1। ठीक है भाई, ये तो बेसिक सा एलसीएम है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद 100 टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये 9 चला जाएगा ऊपर, तो डेल्टा आर पी इंटू 9 हो जाएगा इक्वल्स टू ये 0.9।
तो ये हो जाएगा डेल्टा आर पी इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज़ 0.1। ठीक है, तो बेसिकली डेल्टा आर पी आपको मिल गया है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब हमें आंसर निकालना है, आंसर बताना है एक्चुअली। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर पी प्लस माइनस डेल्टा आर पी के फॉर्म में हमें आंसर देना है। तो आर पी बेसिकली कितना है? आर पी कितना निकला? आर पी 10/3 है। 10/3 मतलब कितना? 3.33 लिख देता हूँ, 10/3 लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 10/3 प्लस माइनस एरर कितना है? 0.1 ओम, है ना? बस आंसर आ गया है, समझ में आया है। अच्छा, प्रॉपर परसेंटेज एरर भी निकालना है। ठीक है, परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर इन सीरीज़, तो बेसिकली इट विल बी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इंटू 100। 0.3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से ये पॉइंट कट जाएगा और ये एक 100 में से एक 10 कट जाएगा, 2% का होगा एरर। ठीक है, एरर होगा 2% का। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक। ये ज़ीरो कटेगा, ये ज़ीरो कटेगा। ठीक है, पॉइंट से ज़ीरो कट जाएगा। 3 5 जा 15 2%। तो परसेंटेज एरर आ गया 2% का। अब बाकी क्या है भाई? बाकी आपका पैरेलल कनेक्शन में भी आपको यही करना है। पैरेलल कनेक्शन में भी आपको यही करना है। अच्छा, इस इंक से करता हूँ। कैसे करना है? एरर डिवाइडेड बाय 10/3 इंटू 100%। 0 0 कटो। 0.3 इंटू 10%, 3%। ठीक है, ये 3 जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और इंटू 10 हो गया 3%। एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया है तो वेरी गुड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतना ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। बस फार्मूला थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये वाला फार्मूला फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप ज़रूर से याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। इस फार्मूले की मदद से हमें आंसर करने में सुविधा होगी। ठीक है, अच्छा। अब भाई हमने कुछ टर्म्स भी पढ़े थे। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता तुमने पढ़ाई कि नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुना सुना लगता है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि वो यूनिट्स क्या है। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं हमारे पास। देखिएगा, पहला लाइट ईयर। लाइट ईयर को बहुत लोग समझते हैं कि भाई ये टाइम होता है, लेकिन नहीं, ये टाइम का यूनिट नहीं है मेरे दोस्त। ये तो भाई अपना डिस्टेंस का यूनिट है। तो नंबर 1 इज लाइट ईयर।
लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन वैक्यूम इन 1 year. तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 year इन वैक्यूम. तो ये टाइम का यूनिट नहीं है. बहुत लोगों को लगता है कि लाइट ईयर है, तो ऑब्वियसली लाइट ईयर, तो ईयर मतलब साल है ना, 1 year, तो वो लोग समझते हैं कि टाइम का यूनिट है, लेकिन बेसिकली ये डिस्टेंस का यूनिट है. लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए. तो इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 complete year. एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है लाइट वैक्यूम में, उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं. और इसका एक वैल्यू भी है, याद रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लाइट ईयर. ठीक है, इसको LY भी लिखते हैं शॉर्टकट में. तो 1 लाइट ईयर इज़ नथिंग बट, अच्छा इक्वल टू लिख देता हूँ, इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर्स. ठीक है, ये रिलेशन है मीटर और लाइट ईयर के बीच में, कि 1 लाइट ईयर आपका 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर्स के बराबर होता है. नेक्स्ट, नंबर 2, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस का ही यूनिट होता है मेरे भाई, मतलब लेंथ का ही होता है. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि भाई अर्थ से सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, मतलब डिस्टेंस का ही यूनिट है ये. सन से लेकर अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के मदद से डिफाइन करते हैं. ठीक है, चलिए. तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, सॉरी सन एंड अर्थ. ठीक है, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं. चलिए, इसका रिलेशन देख लेते हैं मीटर के साथ. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU लिखते हैं कैपिटल में. 1 AU इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. ठीक है, तो मीटर के साथ इसका रिलेशन हमने बता दिया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीटर में कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. बहुत बड़ा यूनिट होता है ना. लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये यूनिट बनाया गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ पार्सेक. तो बहुत लोग इसको भी टाइम का ही यूनिट समझते हैं, बिकॉज इसके पीछे सेक है, मतलब सेकंड सोचते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली में ये भी डिस्टेंस का ही यूनिट है भाई. ठीक है, अब ये थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है. पार्सेक क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है डेफिनेशन, लेकिन इसको इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. देखो, वन पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स होता है. और ये आपका लाइट ईयर के साथ 3.26 लाइट ईयर के बराबर भी होता है. ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं, रिलेशन है. ठीक है,
ओके, तो 1 पार्सेक का मतलब होता है सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब हम इसको एक आर्क की तरह इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, तो जो रेडियस बनता है उस आर्क का, ठीक है, उसी को हम 1 पार्सेक कहते हैं। इसको मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूँ तो और भी इजी होगा आपके लिए, ठीक है। देखो डायग्राम की मदद से क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं। अच्छा इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। सपोज दिस इज़, अच्छा तो यहाँ पर एक पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका सन है, ये आपका सन है, ठीक है, बेसिकली ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है मान लेते हैं। अर्थ को मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमें ये पता है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी अभी हमने इसको पढ़ा, ठीक है, 1 AU। तो बेसिकली ये आपका सन है, ये आपका धरती माता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको और इसको डिस्टेंस को जॉइन कर देता हूँ, गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर आपका एक आर्क बन रहा है, ठीक है, सर्कल का आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा। तो इसको हम आर्क कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम, ग्रीन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये जो आर्क है, ये जब सेंटर के साथ 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं डबल डैश, आपने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था आपको, 1 लिख के डबल डैश लिखने का मतलब 1 सेकेंड होता है। अगर इतना एंगल बना रहा है तो ये जो आर्क का जो रेडियस है, इस रेडियस को ही हम कहते हैं पार्सेक। वाह भाई वाह, क्या डेफिनेशन है, करेक्ट डेफिनेशन है भाई, कि आर्क लेंथ अगर 1 AU हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ, और किसी एक पॉइंट से आप इसको देख रहे हो, सपोज ये आपकी आंखें हैं और सन और अर्थ के बीच में एक एंगल बन रहा है 1 सेकेंड का, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है, तो जो आपका रेडियस होगा उस वाले आर्क लेंथ के साथ जो रेडियस बनेगा, उस रेडियस को ही हम कहते हैं हमारे पार्सेक, भाई साहब के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो ये बात याद रखना कि एंगल जो है वो 1 सेकेंड का होना चाहिए, और 1 सेकेंड इज़ ए वेरी लिटल, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, और इसी रेडियस को हम कहते हैं पार्सेक, 1 पार्सेक, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ 1 पार्सेक? पार्सेक इज़ नथिंग बट, जब आपका आर्क लेंथ, ये आपका आर्क लेंथ है, बोलोगे भाई आर्क लेंथ सीधा कैसे, बहुत बड़ा सर्कल है भाई, तुझे क्या लगा इतना छोटा छोटा जगह है क्या, ये बहुत बड़ा स्पेस है भाई। अगर सन यहाँ पर हुआ तो अर्थ यहाँ पर होगा, तो ये जो ऐसा बेंड है ना, आर्क कैसा लगेगा तुझे लगेगा कि आर्क जो है थोड़ा सा बेंडेबल होगा, ऐसा बेंड होता है, कर्व होता है आर्क, लेकिन जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये जो बेंड है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो देखो अब बेंड जो है बहुत ज़्यादा कम है ऐसे, तो ऐसा स्ट्रेट, इट सीम्स टू बी स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ एक्चुअली स्टिल इट इज़ एन आर्क, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट लाइन लग रहा होगा, बिकॉज देखो भाई सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस इतना छोटा नहीं है, तो अर्क जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा लगता है, ठीक है। तो ये आपका अर्क है, ये आपका एंगल है 1 सेकेंड का,
ठीक है, और जो रेडियस बनेगा उसी को हम पार्सेक कहते हैं, और इस पार्सेक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं मीटर में कितना ज़्यादा है। तो दिस इज़ आर्क लेंथ, दिस इज़ योर रेडियस, दिस इज़ योर एंगल। तो पार्सेक को कैसे याद रखेंगे? जब आपका आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और एंगल आपका बन रहा हो 1 सेकेंड का, ठीक है, अगर वो आर्क 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करता है तो जो रेडियस बनेगा, ठीक है, अब ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया। ऑब्वियसली बात है, सेक्टर आपने सर्कल में पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो ये रीजन को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो इस सेक्टर का जो रेडियस है, ये वाला पार्ट रेडियस है, इसी को हम कहते हैं 1 पार्सेक। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये तो नया चीज़ है समझने के लिए, है ना। तो ऐसे ही नए चीज़ें आपको समझने को मिलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये था पार्सेक। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको डायग्राम का मदद से समझाया। एक और फन फैक्ट, अच्छा फैक्ट नहीं, फन फैक्ट कैसे होगा ये, एक और फैक्ट याद रख सकते हैं, लूनर डिस्टेंस कैसे कहते हैं, लूनर डिस्टेंस, ठीक है, बस ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। लूनर डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। कभी भी ये टर्म दिख जाए तो घबराना मत। मून एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लूनर डिस्टेंस कहते हैं, या वैसे ही एक फन फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब जैसे बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाए गए, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, वैसे छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं जो आपको थोड़े बहुत याद रखने के लिए बनाए गए हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। जैसे कि पहला है 1 फर्मी, फर्मी या फिर फेम्टो भी बोलते हैं इसको। 1 FM शॉर्टकट में लिखते हैं इसको। 10⁻⁻15 मीटर के बराबर इसका वैल्यू होता है, ठीक है। यूज़ होगा केमिस्ट्री फिज़िक्स में, यूज़ होता है कभी कभी, तो इसको याद रखना ही बेटर होता है। नंबर 2 1 एंगस्ट्रॉम, ये तो भाई पक्का यूज़ होता है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाले चैप्टर में। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है भाई? इसको लिखते कैसे भाई? इसको लिखते कुछ ऐसे हैं, 1 लिख के ए के ऊपर एक ज़ीरो, ज़ीरो नहीं डिग्री जैसा कुछ होता है ऐसा, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इसको कहते हैं। इसका वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। याद रखना रिलेशंस, तो अच्छी बात होगा। फिर 1 नैनोमीटर यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। 1 नैनोमीटर पता होगा आपको कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। नंबर 4 माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन या फिर इसको 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ये आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। समझ में आया क्या? मज़ा आया? ठीक है। तो इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी कन्वर्शंस में यूज़ होते हैं ये, क्वेश्चंस करने में स्पेशली, तो कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत हो सकता है ना, तो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप याद रख सकते हैं। वैसे भी केमिस्ट्री में पूरा एक चार्ट है, वहाँ पर आप वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ योर चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और इसमें कुछ पढ़ने के लायक कुछ नहीं है,
छोटा सा चैप्टर है, बोर्ड्स के लेवल से तो मैंने इसको फिनिश कर दिया है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है ऐसा नहीं है, ठीक है ना, छोटा सा चैप्टर है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चैप्टर है। बस मुझे टाइम इसलिए लगा बिकॉज मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता भाई वीडियो बनाने का, तो इसलिए आज फाइनली भाई इसको मैंने ख़त्म कर ही दिया। तो बोर्ड्स के लेवल से देखा जाए तो आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। अब मेंस और एडवांस के लिए PYQs आपको ख़रीदने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे पास भी कुछ PYQs हैं, उससे मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। PYQs हैं तो वो हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। पहले 5-6 चैप्टर्स हमें कंप्लीट तो करने पड़ेंगे बेसिकली, वरना आपका होगा नहीं, है ना। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योरसेल्फ कि आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आपको बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बाकी चैप्टर्स नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपका पहला चैप्टर फुल्ली डन है बोर्ड्स लेवल से, पूरा ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको बस रिवीजन करने हैं, जो जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो जो बताया है वो आपको फिर से याद रखनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करवाया है, कोई भी जे एडवांस के क्वेश्चंस आई गेस नहीं करवाए हैं, ठीक है। अगर करवाए भी हैं तो 1-2 शायद है इनमें से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इन सब में से आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड्स लेवल से ही है, ठीक है। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। बेसिकली पहला चैप्टर है और क्लास 11th पहले में थोड़ा दिक्कत होंगी कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने में, लेकिन बाद में आपका ये और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, क्या आपको क्वेश्चंस सारे आज के क्वेश्चन समझ में आए जो मैंने आपको करवाया आज, ठीक है। अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो ज़रूर से बताइएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर आउट कर सकूं। और इसी के साथ हमारा जो न्यू चैप्टर है वो तो स्टार्ट हो चुका है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बाकी की वीडियोस भी आ जाएंगे अभी, बिकॉज मेरे पास टाइम तो होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी फुर्सत मिलने पर मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू चैप्टर। होप यू ऑल एन्जॉय टूडेज़ वीडियो एंड डोंट माइंड कि इतने दिनों से अपलोड नहीं हुआ वीडियो, ठीक है। अब मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा बहुत रेगुलर होने का फिर से, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट हो गया था मैं बीच में, अब ट्राई करूँगा कि बीच में फिर से कॉन्सिस्टेंसी मैं अपना मेंटेन कर पाऊँ, ठीक है ना भाई। और एक और बात आपको याद रखना है कि जितना हो सके अभी प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल्स करो, ठीक है। आप जो भी कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मॉड्यूल्स करो, PYQ सॉल्व करने की कोशिश करो, जे एडवांस जे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना भाई। वरना भाई आपका जो प्रैक्टिस है ना वो आपका कम हो जाएगा। प्रैक्टिस कम होना ही आपको नहीं देना है, प्रैक्टिस आपको कम होने नहीं देना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने हैं मेरे भाई, ओके, ठीक है भाई। चलो तो फिर मुलाकात होगी इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो यू विल गेट दिस चैप्टर्स PDF फाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप चाहें तो इस पूरे चैप्टर का एक PDF फाइल मैं आपको दे दूंगा, बहुत सारे पेजेस का ये बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ MBs लगेंगे आपको इसको डाउनलोड करने में, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।